गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 21 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न पूछे थे हमने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है, और दूसरा प्रश्न था किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है। इससे पहले कल का जो वीडियो था उस वीडियो में एक गलती मुझसे हो गई थी, तो उसको जरूर आप सुधार कर लें। देखिए, जो रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग के बारे में मैंने बता दिया था कि रुडयार्ड किपलिंग का जो संबंध है वो कान्हा नेशनल पार्क से है। मतलब इनका जो वर्क है, जो मोगली से रिलेटेड इन्होंने जो बुक लिखी हुई है, ठीक है, वो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ध्यान रखिए, ये कान्हा मैंने बता दिया था। प्लीज़ आप आंसर करते समय थोड़ा सा इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें। वैसे मेरी गलती है, मुझे एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहिए था। हालांकि मुझे पता है, लेकिन कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा रहता है कि चीज़ें नहीं आती हैं दिमाग में। खैर, इस गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, कल के दोनों जो प्रश्न हैं इनका जो आंसर है वो हर्ष शर्मा ने किया है। ये पहला जो आंसर है इसका सांची स्तूप है। यह स्तूप रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। इस स्तूप को सर्वप्रथम जनरल टेलर ने खोजा था तथा यूनेस्को द्वारा इसे वर्ष 1989 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया था। सांची स्तूप पर वेदिका का उत्कीर्ण लेख से सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी प्रथम के पूर्वी मालवा पर अधिकार का उल्लेख मिलता है तथा इस स्तूप की जो रेलिंग है उसका निर्माण शुंग वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। भरथरी की गुफा की बात करें तो ये गुफा उज्जैन में स्थित है। इन गुफाओं की संख्या 9 है। यह गुफा कालियादेह महल के समीप स्थित है, और जो आपका कालियादेह महल है वो आपका जो शिप्रा नदी है उसके तट पर स्थित है। इस गुफा का उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। बावन गजा की बात करें तो यह प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है, जिसे चुलगिरी के नाम से जाना जाता है। यह एक जैन तीर्थ स्थल है। प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है, जिसका निर्माण 12वीं सदी में किया गया था। 72 फीट यानी कि 52 गजा, इसलिए इसको 52 गज की है, इसलिए यहाँ का जो नाम है वो 52 गजा पड़ गया है। मोती महल की बात करें तो यह महल ग्वालियर में स्थित है, जिसका निर्माण सिंधिया वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। 1956 से पूर्व पार्ट बी मध्य प्रदेश की विधानसभा का इसी महल में आयोजन किया जाता था, ठीक है। सेकेंड आंसर की बात करें तो अनुसूचित जातियां सबसे अधिक अलीराजपुर जिले में लगभग 89% निवास करती हैं तथा झाबुआ में 67% लगभग निवास करती हैं। सबसे कम भिंड जिले में 0.5% एंड मुरैना में लगभग 0.8% निवास करती हैं। भारत की बात करें तो 8.6% लगभग, और मध्य प्रदेश में 21% लगभग अनुसूचित जातियां निवास करती हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती हैं। देखिए, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मुझे सही नहीं लग रहे हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि यहाँ पे देखिए, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजातियों के जो समूह हैं वो अधिसूचित हैं, ठीक है। टोटल अगर जनजातीय संख्या की बात करें तो 1,53,00,000 प्लस, ठीक है, ध्यान रखिए, 1,53,00,000 प्लस, मतलब लगभग 1.5 करोड़। एक डाटा आप याद रख लीजिए, इतनी अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। जो प्रदेश की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 21.1% है, ठीक है। वैसे 21.09% है, ये लगभग 21.1% आप मान सकते हो इसको, यानी 21% राउंड फिगर में आप याद कर लीजिए। दूसरी अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से अगर मध्य प्रदेश के स्थान की बात करें तो देश में पहले स्थान पर आता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, पहले स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे 2 फिगर हैं, इन्होंने बताया अनुसूचित जातियां सबसे अधिक अलीराजपुर जिले में। यहाँ पे मैंने प्रश्न पूछा था कि प्रतिशत की दृष्टि से, तो प्रतिशत की दृष्टि से बिल्कुल सही है कि अलीराजपुर में इनका जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है 89%, और भिंड में सबसे कम है, ये है 0.4%, ठीक है। अप्रोक्स बिल्कुल सही है, 0.5 0.4 में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो सबसे कम के मामले में आपका भिंड हो जाता है। प्रतिशत की दृष्टि से यहाँ पे बात करी जा रही है, लेकिन अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, प्रतिशत की बात ना करें, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो
आपका जो धार जिला है वहाँ पर इनका जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मतलब करीब करीब 12,22,800 प्लस, ठीक है, ये जनसंख्या पाई जाती है आपके धार जिले में। न्यूनतम की अगर बात करें तो भिंड जो है यहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि से भी सबसे कम है, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो 6131 जनसंख्या जो है आपकी भिंड जिले में पाई जाती है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने। एक और चीज़ हम आपको बता दें कि जो टोटल 43 जो अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित है मध्य प्रदेश में, इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो किसकी है? वो जनसंख्या है आपकी भील और भिलाला की, ठीक है, ये ध्यान रखिए, भील और भिलाला, इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। टोटल जनजातियों की जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो 39.1% ये उसका है, मतलब सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। 3 सबसे बड़ी जनजातियों की अगर बात करें तो देखिए, एक आपकी भील सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है, दूसरे नंबर पे आपकी गोंड जनजाति हो जाती है, और तीसरे नंबर पे है आपकी कोल जनजाति। ये 3 जनजाति सबसे ज़्यादा हैं। सबसे छोटी जनजाति की अगर बात करें तो कमार जो जनजाति है ये सबसे कम पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ये प्रमुख रूप से जो आपका सीधी जिला है वहाँ पर पाई जाती है। अगर इंडिया लेवल की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कई किताबों में भील भी मिलता है और कई किताबों में गोंड जनजाति भी मिलती है, ठीक है, लेकिन वैसे भील जो जनजाति है ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो है वो होती है आपकी संथाल जनजाति। ये भारत लेवल की अपन ने बात कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ये कमेंट करना है आपको। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? ये 2 क्वेश्चंस के कमेंट करके आपको बताना है। हमारा ये करंट आउटलुक आ चुका है, अर्धवार्षिक अंक भी अवेलेबल है और जुलाई तक का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं। दूसरा, ये कुछ नोट्स भी अवेलेबल हैं, ये भी आप अगर लेना चाहें तो इनके लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। चलिए करंट अफेयर्स हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में सितंबर 19, 2020 को वनाधिकार उत्सव का आयोजन हुआ? तो देखिए, ये जो शहर है ये है आपका भोपाल। यहाँ पर 19 सितंबर को वनाधिकार उत्सव का आयोजन किया गया था। आपको पता है अभी जन कल्याण पखवाड़ा जो है वो चल रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग ये काम मतलब वनाधिकार उत्सव का आयोजन हुआ है। ये हुआ है जनजाति संग्रहालय भोपाल में। जनजाति संग्रहालय यानी कि मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम, ठीक है, मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम के अंदर इसका आयोजन किया गया सितंबर 19 को। देखिए डेट याद रखिएगा, ये डेट्स आपसे जरूर पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वनाधिकार पत्र वितरित किए तथा वनाधिकार पुस्तिका का विमोचन भी किया। 23,000 हितग्राही, ठीक है, ध्यान रखिए, 23,000 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण जो है वो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने किया है। एक और चीज आपको यहां पर याद रखनी है, 2006 से पहले से काबिज प्रत्येक आदिवासी को पट्टा दिलाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है कि 2006 से पहले से जो काबिज हैं मध्य प्रदेश में उनको पट्टा दिया जाएगा। तो ये सन याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा पुराने कब्जाधारियों को पट्टा दिलाने का जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। एक और चीज उन्होंने बताई है कि 2003-04 में जो बजट है आदिम जाति कल्याण विभाग का वो 635 करोड़ था, जो आज की डेट में 7384 करोड़ रुपए हो चुका है। तो बजट में अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई है। एक और चीज उन्होंने बताई है, हालांकि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, प्रदेश में कानून बनाकर साहूकारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की दर निर्धारित कर दी गई है, ठीक है। कोई भी साहूकार निर्धारित दर से अधिक ब्याज नहीं ले सकेगा। इसके साथ साथ नियम विरुद्ध तरीके से 15 अगस्त 2020 तक दिए गए ऋण उन्हें अब नहीं चुकाने होंगे। ये आपको डेट भी याद रखनी है। देखिए वैसे मैं डेट इंक्लूड नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैं डेट इंक्लूड करता हूं तो वो बाय डिफॉल्ट आप ये समझ लीजिए कि आपको याद रखनी है।
अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जनजातीय संग्रहालय के बारे में। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स जो हैं जनजातीय संग्रहालय के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपको नहीं पता होंगे। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित है। ठीक है, एमपी ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन 2013 में किया गया था और इसे रेवती कामथ द्वारा डिजाइन किया गया है। रेवती कामथ जो हैं वो आर्किटेक्ट हैं और ये न्यू दिल्ली बेस्ड हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स या इस तरीके की जो डिज़ाइन है म्यूजियम्स के वो इन्होंने देश में किए हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिए, ना तो आपको किताबों में मिलेगा और ना ही ये जानकारी आपको कहीं इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, और इस तरीके के फैक्ट्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एग्जाम में। ठीक है, लोकार्पण किसने किया था? भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी। इनका भी हाल ही में कोरोना के चलते निधन हो गया है। ठीक है, तो इन्होंने इसको लोकार्पित किया था। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित होता है। देश की आदिवासी संस्कृति और जनजातीय जीवन और कला का अद्भुत केंद्र है। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो आदिवासी हैं वो रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, कैसे देवताओं की वो पूजा करते हैं, कौन कौन से त्यौहार वो मनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस ट्राइबल म्यूजियम में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की 7 प्रमुख जो जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया, गोंड, भील, कोरकू, कोल, भारिया, इन जनजातियों की जो झलक है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के बारे में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 13,000 स्व सहायता समूहों से जुड़े करीब 1,30,000 से अधिक जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को एक ही दिन में लगभग 200 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो वितरित किया है। ठीक है, कितने? 13,000 स्व सहायता समूहों से जुड़े। ठीक है, कितने? 1,30,000 से अधिक। ठीक है, कितने रुपए? 200 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। इसके लिए वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजित किया गया था 20 सितंबर को। सरकार द्वारा प्रायः प्रतिमाह इस तरह के समूह बैंक ऋण शिविर आयोजित कर प्रदेश के 10 लाख ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास भी किया जा रहा है। और प्रदेश में स्व सहायता समूहों के वार्षिक ऋण वितरण का जो लक्ष्य है वो कितना रखा गया है? 1400 करोड़ रखा गया है। आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश में अब तक 33 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्व सहायता समूहों से जोड़कर लगभग 1,500 करोड़ रुपए की राशि बैंक के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। ये पूरे फैक्ट्स आपके इससे संबंधित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस जिले में 1,33,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम हॉल का भूमि पूजन किया गया? तो ये भूमि पूजन किया गया है रायसेन जिले में और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। ठीक है, विधानसभा सीट क्या है इनका? विधानसभा, चलिए अभी विधानसभा सीट इनका तो है ही नहीं खैर, क्योंकि आपका कांग्रेस से कहाँ पर आए हैं? बीजेपी में आए हैं, इसलिए विधानसभा सीट इनकी अभी नहीं होगी। इनको उपचुनाव में लड़ेंगे पहले, उसके बाद इनकी विधानसभा सीट डिसाइड होगी। तो इन्होंने शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में 1,33,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम हॉल का पूजन किया है। ठीक है, इसमें लाइब्रेरी और साइबर जोन भी बनाया जाएगा जो आमजन के लिए भी उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा इन्होंने एक जानकारी यहाँ पर और दी है कि मध्य प्रदेश ने 14 नवंबर 2019 को, ये जानकारी मैंने आपको नवंबर 2019 के करंट अफेयर में भी पढ़ाई थी, दक्षिण कोरिया जो देश है उसके सहयोग से शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रोजेक्ट साथी, ठीक है ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट साथी शुरू किया गया है। ठीक है, कांग्रेस के शासनकाल में किया गया था। इसे दक्षिण कोरिया की जो टैग हाइव संस्था है, ठीक है, टैग हाइव संस्था के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं स्कूलों के और जो दूसरे सीनियर लेवल के टीचर्स हैं उनको एक प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले रायसेन के 7 स्कूल और भोपाल के 5 स्कूलों में लागू किया गया था। कुल कितने स्कूलों में लागू किया गया था? 12 स्कूलों में लागू किया गया था। तो ये ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में स्थित कयामपुर माइक्रो इरिगेशन सिंचाई योजना के लिए स्वीकृति प्रदान की है? तो देखिए, ये जो है आपका
मंदसौर जिले में स्थित कयामपुर माइक्रो इरिगेशन सिंचाई योजना के लिए स्वीकृति अभी प्रदान करी है इन्होंने। सीतामऊ तहसील जो है मंदसौर की, उसमें करीब 350 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इसके अलावा सुभाषराज क्षेत्र जो है वहां पे 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले खेत तालाब और 5 करोड़ की लागत से निर्मित काकड़ तालाब का भी लोकार्पण किया है। ठीक है, हालांकि ऐसे बहुत सारे लोकार्पण है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ये केवल पढ़ा इसलिए देता हूं मैं ताकि आप इसको पढ़ लो, आपके दिमाग में एक इमेज इसकी बन जाए और आपके माइंड पे जो मैं बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो छप जाती हैं, एक तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी डेफिनेटली। तो हर चीज़ याद करने की जरूरत नहीं होती, जो याद करने की जरूरत होती है वो बता देता हूँ मैं। इन्होंने मंदसौर जिले के 5000 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में 22 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान करी। इन योजनाओं में स्ट्रीट वेंडर्स, स्व सहायता समूह, लाडली लक्ष्मी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना आदि शामिल हैं। ठीक है, ये भी याद नहीं रखना है आपको, पढ़ लीजिए बस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कयामपुर माइक्रो इरिगेशन सिंचाई योजना और सैदरा करनाली जलाशय इनके लिए स्वीकृति प्रदान करी है। दोनों चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, और सिंचाई परियोजना की जो लागत है वो करीब 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक है और इससे करीब 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा वहां एक स्थानीय मोड़ी माता मंदिर है, उसके जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जाएगा। ऐसी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करी है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले की दाल को जीआई टैग दिलाने की घोषणा की है? तो ये जो दाल है ये है आपके मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की। तो नरसिंहपुर जिले में वहाँ की जो गाडरवाड़ा जो है, ठीक है, गाडरवाड़ा में आपको पता होगा कि एनटीपीसी का एक प्लांट भी है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इसके अलावा चिन्नौर का चावल, ठीक है, चिन्नौर आपका कहाँ पर है? चिन्नौर है आपका बालाघाट में। तो बालाघाट के चिन्नौर का चावल और गाडरवाड़ा की दाल को जियो टैग दिलवाएंगे, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। ये जो गाडरवाड़ा की दाल है ये इसी नाम से फेमस है। ठीक है, और बहुत फेमस है, ये बड़े बड़े शहरों में भी ये मतलब मिलती है, पूरे ऑल इंडिया में एक्सपोर्ट भी होती है। तो जीआई टैग इसको दिलाने की घोषणा उन्होंने करी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 1000 जलवायु आधारित गांव बनाए जाने की घोषणा की है। साथ ही गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। किसानों से ही कच्चे माल का फूड प्रोसेसिंग करवाएंगे, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। एक जिला एक पहचान के तहत उस जिले की उद्यान की फसल को पहचान दिलाई जाएगी। एक जिला एक पहचान। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी होंगी, ये सारी महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग्स के बारे में। तो देखिए, इंदौर के चमड़े के खिलौने, इनके चमड़े के खिलौने का जो जीआई टैग है वो किसके पास है? इंदौर के पास है। रतलामी सेव, ये कहाँ का? ये नमकीन है और जीआई टैग रतलाम का इसके पास है। धार का बाघ प्रिंट का जो जीआई टैग है धार के पास है। कड़कनाथ मुर्गा भी हाल ही में 2018 में ये सबसे लेटेस्ट जीआई टैग है मध्य प्रदेश का, झाबुआ को मिला था। छत्तीसगढ़ से हमारा इसमें विवाद चल रहा था। महेश्वर यानी कि खरगोन की साड़ियाँ, महेश्वरी साड़ियाँ जिनको कहा जाता है, इसका खरगोन के पास है। चंदेरी की साड़ियाँ इसका अशोकनगर के पास है, लेकिन जब ये मिला था तब ये गुना का हिस्सा था। ठीक है, इसके अलावा दतिया और टीकमगढ़ के धातु शिल्प, ठीक है, यहाँ पर बेल मेटल यानी कि पीतल की धातु के खिलौने या इस तरीके की छोटे छोटे डिजाइन्स जो हैं वो की जाती हैं। तो ये दतिया और टीकमगढ़ दोनों जिले इसमें आपके आते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल मिला के ये 7 या आपको 8 समझना चाहिए, क्योंकि दतिया और टीकमगढ़ 2 जिले हैं। तो 8 जिलों के पास आपका एक भौगोलिक संकेतक है। हालांकि इंदौर का जो पोहा है उसके लिए भी जीआई टैग के लिए प्रोसेस चल रही है। मुरैना की गजक के लिए भी जीआई टैग की प्रोसेस चल रही है। तो ये आपके प्रस्तावित में आपके आ जाएंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीआई टैग की। तो भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड लागू किया था। ठीक है, ये सितंबर 2003 से लागू हुआ था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है।
भौगोलिक संकेतक ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं गाडरवाड़ा की दाल के बारे में, तो ये इसी नाम से पहले से ही फेमस है। ठीक है, अब इसको अगर हम जीआई टैग दिलवा देते हैं तो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी मार्केटिंग होना शुरू हो जाएगी। एक और दूसरी चीज इससे क्या होती है कि जब किसी पर्टिकुलर चीज को जीआई टैग दिया जाता है तो वहां पे पर्यटन भी बढ़ता है। ठीक है, भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। बनारसी साड़ी, मैसूर सिल्क, कोल्हापुरी चप्पल, दार्जिलिंग चाय इसी कानून के तहत संरक्षित हैं। सर्वप्रथम वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त हुआ था। सबसे पहले भारत का जीआई टैग इसी को ही मिला था, दार्जिलिंग चाय को। जीआई टैग पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों में शामिल है। एक और चीज आपको कमेंट करके बताना है कि अभी रिसेंट में पिछले 2018 से लेके 2020 तक कहां कहां के लिए किस किस वस्तु के लिए जीआई टैग दिया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जो भी कमेंट करेगा उसके नाम के सहित इसके एक पीडीएफ बना के हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।